नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है। कांग्रेस 136 सीट पर विजय हासिल की है। वहीं बीजेपी के खाते में 65 सीट गया है, जबकि जेडीएस को 19 सीटें मिली है और 5 निर्दलीय के खाते में गया है। तो कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई है और इस जीत के क्या हैं राजनीतिक मायने, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि इस जीत का जो अगले 2-3 महीने के बाद देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उस पर क्या असर होगा। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो विपक्षी एकता को लेकर मुहिम चला रखे हैं, उस पर इसका क्या असर होगा। इन तमाम पहलुओं पर हम इस चर्चा में नज़र डालेंगे, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से आप किस तरह से देखते हैं जीत को। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कर्नाटक का चुनाव नतीजा आया है उसको देखने के लिए आपको उसमें कौन कौन लोग लगे हुए थे, किनका स्टेक वहाँ पर दाव पर था, किनकी प्रतिष्ठा दाव पर थी, यह जानना जरूरी है। तो सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा वहाँ दाव पर लगी हुई थी, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर 19 जनसभाएं की, 6 रोड शो किए। उसी तरह अमित शाह जो गृह मंत्री हैं केंद्र में, वो उनकी ये 16 जनसभाएं हुई, 14 रोड शो उन्होंने किया। जेपी नड्डा ने भी दर्जनों ये जनसभाएं की, रोड शो किया। तो पूरा का पूरा ये फोर्स लगा हुआ था पार्टी का, वहाँ पर प्रधानमंत्री खुद लगे हुए थे। तो यह बीजेपी की हार तो है ही वहाँ, और यह एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हार है। एक पत्रकार के नाते मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ। और इसका राजनीतिक असर जो ये होगा, क्योंकि कांग्रेस को इस तरह की एक जीत की ज़रूरत थी और बीजेपी विरोधी दलों को भी एक तरह से इस तरह की जीत की उम्मीद थी, ताकि उनका मनोबल बढ़े। तो यह जीत जो है कांग्रेस की वहाँ, वह न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि विपक्ष के दलों का भी मनोबल बढ़ाने वाला है। और दूसरी बात कि जो विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करने की जो मुहिम चल रही है, जिसकी अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। अभी हाल में वो महाराष्ट्र गए हुए थे, उसके पहले वो झारखंड में थे। तो एक तरह से इसको गति मिलेगी, इस गोलबंदी को और थोड़ा पुख्ता आधार मिलेगा, क्योंकि ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो डूबता हुआ एक जहाज़ है। लेकिन कर्नाटक की जीत ने ये एक मौका दिया है विपक्ष को भी, कांग्रेस को भी, कि वो रिवाइव करे अपने आप को। तो एक पहलू तो यह है। लेकिन मैं आज दूसरी बात करना चाहता हूँ कि जिस पार्टी से कांग्रेस या विपक्ष के दलों का मुकाबला है, यानी कि बीजेपी से मुकाबला है, उस पार्टी के बारे में कोई अंडर एस्टिमेट न करे। आज देख लीजिए कि आज इतना बड़ा चुनाव नतीजा आया है, एक राज्य बीजेपी के हाथ से चला गया, लेकिन बीजेपी आज क्या कर रही है। बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता चाहे तो द केरला स्टोरी फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर चले गए, या बाकी जो बचे हुए थे वह एक पाखंडी बाबा के कंधे पर बिठा करके वो पटना के नौबतपुर में चले गए, वहाँ पर हनुमान कथा वाचने के लिए। अब ये समझिए कि किस रूप में इन लोगों ने कर्नाटक का गम भुलाने के लिए क्या क्या इन लोगों ने तरकीब अपनाई, ताकि मीडिया से वो उनका एक डिस्टेंस भी हो जाए, इशू जो है वो दूसरा सामने आ जाए। आज वो चर्चा किस चीज़ पर कर रहे हैं, आज चर्चा वो कर्नाटक के चुनाव पर, कर्नाटक में मिली हार पर न करके वो द केरला स्टोरी पर चले गए।
उधर वो बागेश्वर बाबा पर चले गए। और एक और चर्चा हो रही है कि यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और वहां के मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आकर के बीजेपी दफ्तर में बैठ करके इस जीत का जश्न मना रहे हैं। तो यह इस तरह की एक पार्टी से मुकाबला है कांग्रेस का और विपक्ष के लोगों का, जो समझिए कि इतनी बड़ी हार को भी कैसे ये हजम कर जाती है और दूसरे मुद्दों को सामने ले आती है। हम एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि बीजेपी के इस गम को भुलाने में मीडिया भी शामिल है। आप जितने भी टेलीविज़न चैनल्स, वेबसाइट्स देखेंगे, उस पर खबरों को कुछ इस तरह परोसा गया है कि कहीं ना कहीं जो कर्नाटक की कांग्रेस की बड़ी जीत है वो दबी हुई लगती है और यूपी का जो मेयर का चुनाव हुआ है वो उसे इतने बढ़ा चढ़ा करके मतलब कि कर्नाटक से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके परोसा गया है। ये मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी एक जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उनका एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि राजद और जदयू को बहुत इतराने की ज़रूरत नहीं है कर्नाटक के चुनाव को नतीजे को लेकर। और फिर उसके बाद वो उदाहरण दे रहे हैं कि 2013 में वहाँ कर्नाटक में वहाँ कांग्रेस जीती और जब आगे जो लोकसभा का चुनाव हुआ 14 में तो वहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी जीत गई। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी हार गई, कांग्रेस वहाँ पर जीती। लेकिन बाद में जब 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ पर बीजेपी जीत गई। तो ये कह करके मोदी जी जो हैं इस बात को इस पर पर्दा डालना चाहते हैं कि कर्नाटक में मिली हार जो है वो बहुत अधिक मायने नहीं रखता है, ये क्योंकि अतीत का जो उदाहरण वो जो गिनवा रहे हैं। लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि यह हार तब मिली है जब आगे सामने काउंटडाउन शुरू हो गया है लोकसभा चुनाव का। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और अभी जिस महीने में हम लोग बैठे हुए हैं, मई महीने में, अगला साल का मई महीना इस तारीख को सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई रहेगी, शुरू होगी। हेमंत जी, ये बताइए कि जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, आप एक पत्रकार के तौर पर क्या कहेंगे कि बीजेपी के बारे में जो सबसे ईमानदार पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और खुद को चौकीदार कहने वाले प्रधानमंत्री, जी, देश का चौकीदार कहने वाले प्रधानमंत्री को कर्नाटक में कहा जा रहा है कि इसलिए हार मिली कि वहाँ भ्रष्टाचार जो है लोगों के सिर पर चढ़ के बोल रहा था, चरम पर था। भ्रष्टाचार ही नहीं, इसके अलावा बजरंग दल का आतंक चरम पर था और कांग्रेस ने शायद इसीलिए जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो बजरंग दल पर बैन करेंगे। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस ने जो ये अपने मैनिफेस्टो में या घोषणा किया कि हम जब चुनाव जीतेंगे तो बजरंग दल को बैन करेंगे, बजरंग दल की छवि ये है कि बीजेपी के नेता तक उसको इंडोर्स नहीं करते हैं। बीजेपी के भी बहुत सारे नेता हैं जो बजरंग दल के क्रियाकलापों से नाखुश रहते हैं कि उसकी उदंडता, उसकी उच्छृंखलता जो है उसको लेकर के उनको लगता है कि ये एक तरह से समाज को, सोसाइटी को सूट नहीं करता है। तो इस वजह से, लेकिन वहाँ हुआ क्या, वहाँ जब कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही तो प्रधानमंत्री ने उसको बजरंग बली से जोड़ दिया और वो कहने लगे कि जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो ईवीएम का बटन दबाएं और साथ में बजरंग बली का नाम लें। तो एक तो अगर टेक्निकली वो देखिएगा तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि आप जैसे ही कोई प्रतीकात्मक बात करते हैं वोट डालने के समय में तो उससे मैसेज ये जाता है कि चुनाव की ये मतदान की, वोटिंग की जो गोपनीयता है वो खत्म होती है। तो खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन इसको बजरंग बली से जोड़ा गया, लेकिन बजरंग बली उनके काम नहीं आए। संयोग है कि जो मान्यताओं के अनुसार, हालांकि मैं उसमें नहीं विश्वास रखता हूं, लेकिन आज शनिवार है, बजरंग बली कहा जाता है, शनिवार और मंगलवार वो बजरंग बली का दिन होता है। तो आज शनिवार को वहां का नतीजा आया और लगता है कि जैसे बजरंग बली का गदा जो है वो बीजेपी के ऊपर चल गया। बजरंग बली ने इसको कब मंजूर नहीं किया, इसको उनको लगा कि ये एक तरह से हमारा कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, तमाम प्रदेश के नेता हैं,
वो यही दावे कर रहे हैं कि बजरंगबली का जो गदा है वो बीजेपी के सिर पर पड़ा है। हाँ, तो ये जो नतीजा आया है इसके बारे में कई जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसकी ओर से भी, जैसे कि सीपीआईएमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि यह कर्नाटक का नतीजा जो है वो आगे आने वाले चुनाव के लिए एक तरह से उसने मंच तैयार कर दिया है, और मोदी और ये अमित शाह, मोदी और शाह की जो अहंकारी जोड़ी है उसकी पराजय है कर्नाटक का नतीजा जो है। और उसके उधर शिवानंद तिवारी जो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बीजेपी की हार नहीं है, यह प्रधानमंत्री की हार है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहाँ इस लेवल पर उतर करके प्रचार किया और इतनी सभाएं की, और उन्होंने जो कहा कि बजरंगबली का नाम लें जब आप ईवीएम का बटन दबाए, तो एक ऐसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क का प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात कर रहा है तो उसका क्या असर होगा, इसकी उन्होंने अनदेखी की एक तरह से। तो तमाम कॉर्नर से जो भी अपोजिशंस है वो इसको प्रधानमंत्री की हार के रूप में देख रहा है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में। इसको हम इसी पे आने वाले थे कि बिहार से जो मिशन चला रहे हैं मुख्यमंत्री विपक्षी एकता को लेकर के, उस पर क्या असर पड़ने वाला है इसका, उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब देखिए आज की तारीख में जो बातें हो रही थी बिहार में, और चाहे बीजेपी की ओर से जो बातें की जाती है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वो एक तरह से चूके हुए नेता हो गए हुए हैं, अब वो जीत दिलाने वाले व्यक्ति नहीं रह गए हैं, वो भूलने लगे हैं, उनको भूलने की बीमारी हो गई हुई है, वो एक तरह से प्रशासनिक स्तर पर भी वो अक्षम साबित हो रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन ऐसे ही मौके पर जब ये नतीजा आया है कर्नाटक का, तो इसने प्रधानमंत्री की काबिलियत, उनकी क्षमता, उनकी उपयोगिता, इन तमाम चीज़ों पर भी सवाल इसने कर्नाटक के चुनाव नतीजे ने खड़ा किया है। क्योंकि आप जो कुछ वहाँ पर आप कर रहे थे, जितनी ताकत आप वहाँ झोंक रहे थे, तो इससे ये है कि उन चीज़ों का तो आपको जवाब देना होगा कि आपने जो इतनी ताकत लगाई, इतनी जनसभाएं की, आप इस लेवल पर प्रचार को ले गए, तो उसका आखिरकार नतीजा क्या सामने आया। हेमंत जी कहते हैं कि काठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती, और बीजेपी तमाम जो है मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं झूठ बोलते रही है, लोगों से जो वादे किए उसे पूरे नहीं किए गए। तो ये भी एक कारण रहा कि बीजेपी मतलब कर्नाटक का चुनाव इतने बड़े पैमाने पर हार गई। बिल्कुल, वहाँ देखिए, एक तो ये है कि उस स्टेट ने एक तरह से, जिसको कहा जाता था कि काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट है, खासकर बेंगलुरु के बारे में किसी ये सिलिकॉन सिटी के नाम से उसको ये जाना जाता था, और उसको आईटी हब के रूप में जाना जाता था। लेकिन उसकी जो पहचान बन रही थी, वो लग रहा था कि जैसे बजरंग दलियों का वो शहर हो गया है, बजरंग दलियों का, हुड़दंगियों का शहर हो गया हुआ है। आए दिन वहाँ पर बजरंग दल के लोग तमाम तरह के नाटक वहाँ पर कर रहे थे। तो अभी जो आपने कहा कि बिहार के संदर्भ में, हम आपको फिर बिहार के संदर्भ में ले जाना चाहते हैं, और आप उस पर गौर करें कि आज का नतीजा आने के बाद बिहार में जो कुछ हुआ, तो वहाँ तो प्रधानमंत्री बजरंग दल से बजरंगबली को जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पूरी पार्टी, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, रामकृपाल यादव, मनोज तिवारी, अश्वनी चौबे, उनके पुत्र सम्राट चौधरी, ये तमाम लोग एक ऐसे बाबा को कंधे पर बिठा करके उसको घुमा रहे हैं जिसकी योग्यता, जिसकी क्षमता, जिसकी विश्वसनीयता सब संदिग्ध है। तो आप बताइए कि ये बिहार में ये क्या करना चाहते हैं। बिहार को भी ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बिहार को भी पोलराइज करने की कोशिश हो रही है, और इसी दिशा में ये पूरी पार्टी, आप कोई आदमी धार्मिक हो सकता है, कोई ये धर्म कर्म में सब लोग भरोसा रखते हैं, तो वो आपका निजी मसला है। लेकिन जब इस तरह का काम करते हैं, तो उससे ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं से इसको एजेंडा बना रहे हैं। वहाँ जब जो ये बाबा जो आए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने क्या नारा लगाया, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हिंदू हिंदू करने आया हूँ। जी। वहाँ जय श्री राम के नारे लगे। जय श्री राम का नारा जो है एक राजनीतिक नारा है, और वह बीजेपी का नारा है, वह कोई धार्मिक
नारा नहीं है। वो धर्म कार्ड में भरोसा करने वाले लोग क्या बोलते हैं? जय जय राम, जय सिया राम, सीता राम। तो सीता और राम सब एक साथ कल्पना है। तो ये जो है ये पूरी तरह ये अब आज स्पष्ट हो गया है कि मुद्दे को कैसे डाइवर्ट करना है। कर्नाटक में मिली हार, आप सब तारीख मिला लीजिए। कर्नाटक का नतीजा 13 तारीख को आया, यहाँ बाबा का आगमन 13 तारीख को हुआ, यहाँ उनकी हनुमान कथा 13 तारीख से शुरू हो रही है। यूपी में 13 तारीख को निकाय के चुनाव के नतीजे आए। ये सारी चीज़ें जो है ये अनायास, मैं नहीं समझता हूँ कि ये अनायास है, ये सब कुछ जोड़ा हुआ है। आप देखें अतीत में जाकर के हिमाचल का चुनाव परिणाम कब तक रोका गया था? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव नतीजा लगभग 1 महीने तक के बाद आया, चुनाव हो गया, उसके बाद नतीजा रुका हुआ था, क्योंकि दूसरे जगह चुनाव, गुजरात में चुनाव होना था। तो ये जो कुछ हो रहा है पूरी तरह से एक प्लान ढंग से हो रहा है, और इंस्टीट्यूशंस का कैसे इस्तेमाल किया था उसका एक नज़ीर है ये। तो बीजेपी अपने ही जाल में फंस चुकी है। जिस तरह के ताने बाने उसने समाज में बुने हैं, समाज के लोग अब उसे इग्नोर कर रहे हैं। मोदी के लगने वाले नारे थम गए हैं। यही नहीं, हर हर मोदी, घर घर मोदी अब शायद ही किसी घर में बोला जाता हो। तो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कर्नाटक ने इसके संकेत दे दिए हैं। और नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी इसका असर पड़ने जा रहा है। और नीतीश कुमार आने वाले दिनों में एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए तो ये भी आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।